हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। यहाँ देखेंगे, छोटे अनाउंसमेंट है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे जो लोग भी कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं जेआईबी का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, दोनों की दोनों ही आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनके पास समय कम होता है पढ़ने के लिए। मात्र 10 मिनट भी अगर आप समय देते हैं तो आराम से एग्जाम को पास किया जा सकता है। या फिर आप एक दिन में ही पढ़ के पास करना चाहें तो भी संभव है। 16 घंटा पर पेपर का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। आप इसको एक दिन में पढ़ के आराम से 55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहते हैं और 75% नंबर, कम से कम नंबर लाना चाहते हैं वो। तो 1 घंटा का अगर आप समय देते हैं हर दिन तो बहुत आराम से किया जा सकता है। या फिर अगर आप 7 दिन का समय दे के कोई भी एक पेपर कंप्लीट कर सकते हैं आप, ठीक है। यह दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स से दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। 13,500 का केस, 5,000 से 13,500 का क्वेश्चन बैंक दोनों जगह है। 30 मॉक टेस्ट रहेंगी और रिवीजन नोट्स रहेंगे। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल है इसका दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए, सबसे पहला सवाल बोलता है मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। अब एक शब्द है कि जो मार्कअप प्राइसिंग होती है, क्या होती है मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है, ये कौन से प्राइसिंग मेथड का पार्ट है, ठीक है, कौन से प्राइसिंग मेथड के तहत आता है। ए ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बी ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सी ऑप्शन है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, डी ऑप्शन है गोइंग रेट प्राइसिंग। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें जब मार्केट प्राइसिंग को हम पूछ रहे कौन से प्राइसिंग मेथड के अंदर लाया जाता है, इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए डैश इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेड एट लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री बट रिप्रेजेंट्स सिक्योरिटी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी विच इज इशूड बाय ए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। बोलता है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम ट्रेड करते हैं लोकल स्टॉक एक्सचेंज में, अपने कंट्री का, अपने देश का, जहाँ पे कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिक्योरिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करता है जो इक्विटी के फॉर्म में होगा। और इशू किया जाता है कोई भी एक फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के द्वारा। कौन इशू करती है? फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इसको इशू करने वाली है। तो उस चीज़ का नाम क्या है ये पूछना चाहते हैं। ए ऑप्शन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बी ऑप्शन है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सी ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डी ऑप्शन है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हर कंट्री का अपना डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा बोलेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। डिप सही ऑप्शन हो जाएगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू ए बी सी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट। तो बैंक ए जो है यहाँ पे ग्रांट कर रहा है एक ओवरड्राफ्ट, किसको कर रहा है? ए बी सी लिमिटेड को कर रहा है। अगेंस्ट क्या चीज़ के ऊपर है? अगेंस्ट बुक डेप्ट्स के ऊपर। ये सिक्योर्ड किया जाता है किस प्रकार से? दिस इज सिक्योर्ड बाय, तो बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू एबीसी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट, दिस इज सिक्योर्ड बाय। बैंक ए यहाँ ग्रांट कर रहा है एक तरह का ओवरड्राफ्ट एबीसी लिमिटेड को बुक डेप्ट के ऊपर। इस चीज़ को सिक्योर्ड किस चीज़ से हम कर रहे हैं? ए ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट, ए ऑप्शन है एप्लीकेशन, बी ऑप्शन है प्लेस, सी ऑप्शन है असाइनमेंट, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है असाइनमेंट। पहले हम समझते हैं हाइपोथिकेशन का एग्जाम्पल हो गया कार, कार लोन, ठीक है। प्लेज, प्लेज में हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड लोन। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में मतलब गिरवी रखना, जैसे प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो असाइनमेंट है यहाँ हो जाएगा बुक डेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? बुक डेप्ट। याद रखिएगा, बड़ा इजी हो जाता है इस तरीके से याद रखते हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुक डेप्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी, कमर्शियल बैंक ब्रांच ट्रांसफर द अकाउंट टू इट्स ब्रांच ए, चेक was presented on the first transfer branch which is returned with the reason referred to the drawer. Customer claimed damages from the bank. अब यहाँ पे जब रिक्वेस्ट है आया है कस्टमर के साइड से बी, कस्टमर का नाम क्या है? बी। जो कमर्शियल ब्रांच है उसने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट को अपने ब्रांच से। चेक प्रेजेंट किया गया, जो पहला
ट्रांसफरर है उसके पहले ट्रांसफरर ब्रांच में, जो कि रिटर्न कर दिया गया, रीजन लिखा है रेफर टू द ड्रॉअर। अब कस्टमर यहाँ पे डैमेज जो है क्लेम कर रहा है बैंक से। ए ऑप्शन बोलता है बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक्स विद प्रॉपर रीजन। बोलता है कि बैंक को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि कस्टमर को जो रिटर्न किया गया है, कस्टमर को जो रिटर्न नहीं किया गया है चेक्स के साथ, कस्टमर जो रिटर्न किया गया है चेक्स जिसमें कि प्रॉपर रीजन नहीं बताया हुआ। बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर हैविंग रिटर्न चेक्स इफ बैलेंस इन द अदर ब्रांच वाज एडिक्वेट वेयर अकाउंट वाज ट्रांसफर्ड। बोलता है बैंक यहाँ पे लायबल हो जाएगा कस्टमर के लिए क्योंकि चेक को रिटर्न किया गया और जबकि बैलेंस था, प्रॉपर बैलेंस था जिस जगह अकाउंट को ट्रांसफर किया गया। सी ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल टू द कस्टमर एज चेक हैव नॉट बीन पेड अदरवाइज। बोलता है बैंक यहाँ पे किसी प्रकार से लायबल नहीं होता है कस्टमर को चेक को पे ही नहीं किया गया। क्या चेक को पे नहीं किया गया? डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक बिल्कुल लायबल है। क्या बैंक बिल्कुल लायबल है कस्टमर के लिए कि जहाँ पे उसने चेक रिटर्न नहीं किया अभी तक कस्टमर को और एक प्रॉपर रीजन के साथ। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन अकाउंट टाइप अकाउंट पे क्रॉसिंग। बोलते हैं इनमें से कौन सा है ऐसा जो कि फीचर ही नहीं है, नॉट ए फीचर है, यानी ऐसा कोई भी फीचर नहीं है अकाउंट पे क्रॉसिंग का। बोलते हैं ऐसा कौन सा है जिसमें अकाउंट पे फीचर जो है उसमें है ही नहीं है, यानी अकाउंट पे क्रॉसिंग का फीचर ही नहीं है। ए ऑप्शन है इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट। बोलता है डिफाइंड क्या है एज पर सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है इट्स पे इज होल्डर ओनली, उसका पे जो केवल और केवल होल्डर है। इट इज़ कैन बी इंडोर्स एंड ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मर्जी उतनी बार इंडोर्स करो ट्रांसफर कर सकते हैं जितनी मर्जी उतनी टाइम्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। दूसरे सवाल के कौन सा फीचर नहीं है अकाउंट पे क्रॉसिंग का, तो ये बोलता है कि जो सेक्शन 130 है NI एक्ट का, क्या सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट जो है उसके तहत ये डिफाइंड बोल रहा है कि नॉट ए फीचर ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट के तहत ये क्या है डिफाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इट्स पे अकाउंट होल्डर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अकाउंट पे में पे होल्डर ओनली हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन सा बात सही है, यानी सारे ऑप्शन सही है इसमें, ऑल द अबव। देखिए समझिए इसको एक बार और। बोलता है फीचर नहीं है, इस शब्द को ध्यान दीजिए, ये क्या है फीचर नॉट भी लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है शब्द नॉट, फीचर नहीं है अकाउंट पे क्रॉसिंग का। तो पहली बात है कि सेक्शन 130 एक्ट ऑफ NI एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिफाइंड नहीं है इसलिए बात सही है। ठीक है, इट्स पेई इज होल्डर ओनली, पेई जो केवल होल्डर होगा नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये बात भी यहाँ पे सही है। ठीक है, सही मतलब गलत है इसलिए सही है। ठीक है, इट कैन बी इंडोर्स एनी नंबर ऑफ टाइम, जब अकाउंट पे हो जाएगा सिर्फ एक ही बार पे इंडोर्स और पे ही कर सकते हैं, तो ये बात भी गलत है और यहाँ पे आप बोलेंगे इसको दूसरे भाषा में सही, क्यों देखिए नॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑल द अबव सारी बातें सही हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, वेयर बाई एनी केस अदर देन द wrongful एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द mortgage or mortgagee, the mortgage property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has the right to file a suit in the court of law for the mortgage money. A security is considered insufficient unless the value of the mortgage property exceed the amount of the time being by। अब समझते हैं केस। बोलता है कि कोई भी गलत तरीके से रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया है मॉर्टगेज, या जहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया मॉर्टगेज जो, या फिर ठीक है, जो भी मॉर्टगेज किया हुआ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो है होल्ली या पार्सली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, या मान लीजिए आधा ही नष्ट कर दिया, आधा अधूरा नष्ट कर दिया, तो सिक्योरिटी है वो इनसफिशियंट है, जो प्रॉपर्टी दिया था पूरा नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
और मॉर्टगेगर यानी जो बोरोवर है उसने कोई दूसरा सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो कि एनफ सिक्योरिटी हो, तो या जो मॉर्टगी मॉर्टगी कौन हो गया, बैंक हो गया, उसके पास राइट है कि फाइल कर सकता है शूट कोर्ट ऑफ लॉ में मॉर्टगी मनी के लिए, यानी जो पैसा उसका बकाया है। यहाँ पे सिक्योरिटी अगर कंसिडर होता है इनसफिशिएंट, कम है, अनलेस जो वैल्यू होता है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से वैल्यू सिक्योरिटी की कम है, ठीक है, जो सिक्योरिटी है कंसिडर हो रहा है, अनलेस जो सिक्योरिटी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इनसफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की वो क्या होगा, जब एक्सीड कर जाता है जो अमाउंट ऑफ टाइम बिंग बाई कितने से ज़्यादा, ये ऑप्शन है 1/3 और इफ़ कंजिस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग एक्सिड्स बाई 1/2, या 1/3, या फिर जो बिल्डिंग है उसका 1/2 से ज़्यादा हो जाए तो। बी ऑप्शन है 1/2 और इफ़ कंजिस्टिंग बिल्डिंग एक्सिड बाई 1/3, बोलता आधा हो जाए जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू से 1/3 ज़्यादा हो जाए। सी ऑप्शन है 1/3 इन बोथ केसेस, 1/3 दोनों ही केसेस में। डी ऑप्शन है 1/2 इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में 1/2 यानी आधा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सवाल ये है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1/3 हो या फिर बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाय। अब समझिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका रेगुलेटर कौन है, ए ऑप्शन है नाबार्ड, ए ऑप्शन है सॉरी आरबीआई, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसी में हो जाएगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता है इसको रेगुलेट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए नॉट सी, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है आरबीआई, नॉट की रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, द फैसिलिटी डेट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड डेम क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स ऑफ एलिजिबल गुड्स एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। बोलता है जो फैसिलिटी होता है जहाँ पे इनेबल करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को ताकि उनको एक्सटेंड कर सकें टर्म क्रेडिट की फैसिलिटीज़ इम्पोर्टर्स को जो भी एलिजिबल गुड्स होगा, पोस्ट शिपमेंट स्टेज है। पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, जब जहाज़ पे सामान चढ़ जाता है और जहाज़ को हम भेज देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर जहाज़ पे सामान लाद देता है उसको भेज देता है, तो यहाँ जो टर्म यानी जो एक्सपोर्टर है उसको क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन की जो फैसिलिटी है एक्सटेंड की जाती है, ठीक है, किसके लिए, इंपोर्टर ऑफ एलिजिबल गुड्स के लिए। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सेलर्स क्रेडिट हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेलर्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 35A of Banking Regulation Act, a banking company before allowing the transfer of shares is required to obtain RBI acknowledgement if such transfer results in holding more than dash percentage of the paid up capital of the bank। बोलते हैं कि जो सेक्शन अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके तहत बोला गया है कोई भी एक बैंकिंग कंपनी है जहाँ पे वो अलाउ कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, तो उसको ज़रूरी है, क्या है, रिक्वायर्ड है कि ऑब्टेन करेगा आरबीआई से एक्नॉलेजमेंट, क्या ऑब्टेन करेगा, आरबीआई से एक्नॉलेजमेंट लेगा कि इस तरह का ट्रांसफ़र वो कर रहा है, पर वो कितने से ज़्यादा में, होल्डिंग मोर देन कितना परसेंटेज से पूछ रहा है, मोर देन कितना परसेंटेज है जो भी उसका पेड अप कैपिटल होगा बैंक का। ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है 10%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अगर 5% से ज़्यादा है, कितना है, यहाँ हम बोल सकते हैं अगर 5% से ज़्यादा होल्डिंग है, ठीक है, पेड अप कैपिटल का, जहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है 5% से ज़्यादा, वहाँ आरबीआई की एक्नॉलेजमेंट आपको लेनी पड़ेगी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, बोलता है जो प्रोविजंस दिया हुआ है जहाँ रिलेट करता है अकाउंट किसी भी कस्टमर का जिसको कि हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो ए ऑप्शन दिया हुआ एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, बी ऑप्शन बी ए पॉइंट है एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, बी पॉइंट है एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, सी पॉइंट है एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर, डी पॉइंट है डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ ए ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, डी सी ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ए टू डी ऑल।
तो इस तरह के सवाल में क्या हो जाएगा, जो प्रोविजन है जो रिलेट करता है बैंकिंग, रिलेट करता है अकाउंट किसी भी कस्टमर का जिसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्लोज आप कैसे करोगे, एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है। फिर है एज पर आपका जो प्रोविजन है लॉ का उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी प्रॉपर सही है। फिर है एज पर एम्प्लॉयड और एज पर क्या, एम्प्लॉयड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर, ये भी सही है। फिर हो जाएगा डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये बात भी सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा A to D ऑल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ पे आपके पास मात्र 10 मिनट का टाइम है, उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम एक ही दिन में पेपर को कंप्लीट कर सके तो वो भी संभव है। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है पर पेपर, तो आप इसको आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। और साथ साथ इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा ज़्यादा नंबर लाने का रखते हैं। मान लीजिए 75% कम से कम आप टारगेट लेके चलेंगे, तो इस केस में आपको 1 घंटे का समय देना होगा हर दिन, या फिर आप 7 दिन का भी समय दे के पर पेपर आराम से कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये दोनों जगह ही आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीना है और यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1,500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1,200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedeasy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी